हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तक्षशिला एजुकेटर्स में। मैं एसपी शर्मा लाइव स्टूडियो से। स्वागत है आपका आज एक बार फिर मैपिंग में। और आज मैं मैपिंग में कराऊंगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका की अलग अलग मैपिंग करा चुका हूं। स्टूडेंट, मेरा उद्देश्य है यहाँ मैपिंग के माध्यम से आप तमाम कंपटीशन यूपीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर कंपटीशन में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैपिंग एक वो सेक्शन है जो स्टूडेंट्स आपको विजुअलाइज होता है, आपको दिखता है। और जब आपको दिखता है तो आपके क्वेश्चन होने का दर बहुत अच्छा हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तब भी कर पाते हैं, कोरिलेट करके क्वेश्चन आता है तब भी कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, जो वर्तमान कंपटीशन का ट्रेंड बन रहा है उसमें कोरिलेट क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा है। पहले की तरह फैक्चुअल को थोड़ा सा वो अवॉइड कर रहा है, या फैक्चुअल पर उसका फोकस नहीं है। कॉन्सेप्चुअल प्लस कोरिलेट, चाहे वो लोकेशन हो, फिजिकल, पॉलिटिकल, इनको कोरिलेट करके देख रहा है। और स्टूडेंट्स, मोस्टली फिजिकल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ क्लाइमेटोलॉजी को कोरिलेट करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेटोलॉजी बहुत कोरिलेट हो रही है। आप जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा 3 विंड्स के लिए आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ट्रेड विंड्स ग्लोब में कहाँ से कहाँ चलती हैं, वेस्टर्ली कहाँ से कहाँ चलती हैं, और पोलर। स्टूडेंट, मोस्टली जो डेंसिटी है पॉपुलेशन या ह्यूमन एक्टिविटी का एरिया है वो ट्रेड विंड्स रीजन में है। और उसके बाद आप जाएंगे तो वेस्टर्ली। तो आप इकोनॉमिकली, फिजिकली जितने भी पोर्शन को आप देखें तो आप सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध पर ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद साउथ हेमिस्फीयर पर। इसी तरह से स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा आप ट्रेड विंड्स रीजन को ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ट्रेड विंड्स किस कोस्टल रीजन को, किस कॉन्टिनेंट को प्रभावित करती हैं। और फिर उसके बाद आप वेस्टर्ली पर ध्यान दीजिएगा। अक्सर मैं मैपिंग में डायरेक्ट बना देता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नियर अबाउट 30 to 35 से 0 की ओर, इक्वेटर की ओर ट्रेड विंड्स चलती हैं, और 35 से नियर अबाउट 45 तक या 50 तक वेस्टर्ली चलती हैं। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। एवरेज हम लोग बोल देते हैं 30 to 0 ट्रेड विंड्स, एंड 35 से नियर अबाउट 50, एवरेज बात कर रहे हैं यहाँ पर, वेस्टर्ली चलती हैं। तो इन दो को तो कम से कम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारी वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ग्रासलैंड्स, सारी की सारी इन्हीं से प्रभावित होती है। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा। तो मैं शुरू करता हूं जहां आज हमारी शुरुआत होनी है, और वो है ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया पर हम लोग आज मैपिंग करेंगे साथ साथ। तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आज ऑस्ट्रेलिया के इस मैप पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। लगभग विश्व की अगर मैं जहाँ तक ठीक हूँ 2.4% नियर अबाउट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की।
और नियर अबाउट 16+ % यहाँ पर लैंड है। तो यहाँ पर भूमि काफ़ी है, क्योंकि ये एक अपने आप में महाद्वीप है और अपने आप में एक देश है स्टूडेंट्स। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में हम लोग देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है स्टूडेंट्स, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। इसे क्या कहेंगे? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। एक स्टेट है यहाँ का। उसके बाद ये स्टेट साउथ ऑस्ट्रेलिया है। आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये जो हिस्सा है इसे नॉर्दर्न टेरिटरी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? नॉर्दर्न टेरिटरी। अब आप देखिएगा, यहाँ तक तो एकदम आपको सीधी सीधी लाइन। देखिए, इंडिया में छोटी छोटी जगह को दो स्टेटों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ की आप बाउंड्री देख रहे हैं, 3 स्टेट में ही ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा पार्ट घिर गया है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे तो एक स्टेट ये है क्वींसलैंड स्टूडेंट, क्वींसलैंड स्टेट एक राज्य है क्वींसलैंड। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखेगा, ये जो है वो न्यू साउथ वेल्स है। ये कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स। और ये है विक्टोरिया स्टूडेंट्स। उसके बाद नीचे एक और लैंड है, आइलैंड है बड़ा, और जिसका नाम है तस्मानिया स्टूडेंट्स। इसका नाम क्या है? तस्मानिया। और तस्मानिया जो है वो बास जलसंधि, यहाँ पर है जलसंधि BASS, बास स्ट्रेट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बास जलसंधि। और इस पार्ट को कहते हैं केप यॉर्क। हिंदी इंग्लिश सब एक है। और इससे ऊपर अगर आपको दिखे तो ठीक है, नहीं दिखे तो कोई लेना देना नहीं है। इसे कहते हैं सबसे ऊपर पापुआ न्यू गुनी। अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा पापुआ न्यू गिनी, और इसके बीच है टोरस स्ट्रेट। इसके बीच क्या है? टोरस स्ट्रेट स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक बार और बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है, प्रांत है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद स्टूडेंट नॉर्थ टेरिटरी, उसके बाद क्वींसलैंड, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड विक्टोरिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर केप यॉर्क है। केप यॉर्क और पापुआ न्यू गिनी के बीच टोरस स्ट्रेट है, अर्थात टोरस स्ट्रेट अलग करती है पापुआ न्यू गिनी को। केप यॉर्क या क्वींसलैंड स्टेट से भी कह सकती है, कुछ भी कह सकता है वो, कि टोरस स्टेट किसको अलग करती है? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को। या कह सकता है पापुआ न्यू गिनी और क्वींसलैंड स्टेट को कह सकता है, या कह सकता है पापुआ न्यू गिनी और केप यॉर्क को, कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया पड़ेगी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया स्टूडेंट्स। तो इन्हें ध्यान दीजिएगा। नीचे जाकर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से तस्मानिया अलग होता है और यहाँ पर पड़ता है बास स्ट्रेट। स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लीजिएगा, मैं मिटाकर, ये बास स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट जो कि अलग करती है तस्मानिया को
बास स्ट्रेट अलग करती है तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से। ऊपर है टोरस स्ट्रेट, ये ध्यान दीजिए कौन सी है, टोरस स्ट्रेट, ये अलग करती है पापुआ न्यूगिनी को ऑस्ट्रेलिया, केप यॉर्क या क्वींसलैंड, कुछ भी आ सकता है। और ये स्टूडेंट है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, इन्हें ध्यान दीजिएगा, इन्हें मैं धीरे धीरे मिटा दूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इसके बाद कुछ यहाँ के फेमस शहर हैं। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल रीजन में है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है और जो पॉपुलेशन का संकेंद्रण है वो कोस्टल रीजन में है। यहाँ पर देखिएगा क्वींसलैंड में एक फेमस शहर है ब्रिस्बेन, हिंदी इंग्लिश सब एक ही है, ब्रिस्बेन एक शहर है फेमस कोस्टल रीजन में, ब्रिस्बेन, और ये किस स्टेट में है, क्वींसलैंड। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू साउथ वेल्स में सिडनी, यहां पर क्या है, सिडनी कहां पर पड़ता है, न्यू साउथ वेल्स में। उसके बाद यहीं पर न्यू साउथ वेल्स में एक और फेमस सिटी है कैनबरा, क्या है बच्चों लोग, कैनबरा। और यहाँ विक्टोरिया में एक शहर है और उसका नाम है मेलबोर्न, क्या है, मेलबोर्न, कुछ ध्यान दीजिएगा सिटी। और उसके बाद यहाँ पर एक शहर है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स, पर्थ, पर्थ। वैसे तो आप बीच में एडिलेड बना सकते हैं, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, पर्थ, ऐसे भी कर सकते हैं। बीएससी, एमए, पीएचडी, अगर आप किनारे किनारे जाएंगे तो सारे मिल जाएंगे। बीएससी करते हैं आप लोग, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, एमए, मेलबोर्न, एडिलेड, पीएचडी, पर्थ, और सारे आप चले जाएंगे डार्विन तक। तो आप क्रम भी याद रख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में, बीएससी, एमए, पीएचडी, हर एक पर एक शहर है और सारे किनारे के शहर आपके सिस्टमेटिक, लेकिन ये एक स्थिति है जिससे आप याद कर सकते हैं। ब्रिस्बेन कहाँ पड़ता है, तो लोकेशन ध्यान रखिए, क्वींसलैंड स्टूडेंट। सिडनी कहाँ पड़ता है, न्यू साउथ वेल्स। कैनबरा कहाँ पड़ता है, न्यू साउथ वेल्स। मेलबोर्न कहाँ पड़ता है, विक्टोरिया स्टेट में। और पर्थ कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं किनारे से ये भी मिटा दूँ। उसके बाद देखिएगा सिडनी टू पर्थ, सिडनी टू पर्थ, सिडनी टू पर्थ, यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी के लिए ट्रैक बनाया गया है। कहाँ से कहाँ गया है, सिडनी से पर्थ, पूरा ऑस्ट्रेलिया क्रॉस करता है। जैसे मैंने एक आपको बताया था ट्रांस कनेडियन, एक आपको बताऊंगा ट्रांस साइबेरियन एशिया में, वैसे ही मैं कौन सा बता रहा हूँ, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि आगे आगे जाके मैं बता रहा हूँ सिडनी टू पर्थ स्टूडेंट्स। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिडनी टू पर्थ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटाता हूँ जिससे कि आपको और थोड़ी जानकारी मिलती रहे। थोड़ा स्टेट हमारे रह जाएंगे स्टूडेंट्स। स्टेट को मैं लिख देता हूँ बाहर, न्यू साउथ वेल्स, जिससे कि बार बार मिटाना हमको नहीं पड़े। न्यू साउथ वेल्स, इसे हम लोग बाहर लिख देते हैं क्वींसलैंड। इसे भी हम लोग बाहर लिख देते हैं विक्टोरिया। क्या है स्टूडेंट, विक्टोरिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया को भी हम लोग या इसे शॉर्ट में लिख देते हैं नॉर्थ टेरिटरी।
और इसे लिख देते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ही छोटा लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ये भूमि है, केपीआर की, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है स्टूडेंट्स, और जो है बाइपा। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र पड़ता है? बाइपा, WIPA, फेमस फॉर बॉक्साइट ओर प्रोडक्शन। बाइपा क्षेत्र केपीयॉर्क में पड़ता है, जो कि बॉक्साइट के अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और विश्व में ऑस्ट्रेलिया की बॉक्साइट ओर प्रोडक्शन में नंबर 1 पोजीशन है। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बाइपा। और बाइपा कहाँ पड़ता है स्टूडेंट्स? केपीयॉर्क में। तो इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में जो लाइन है ये 23.5 है स्टूडेंट। ऑस्ट्रेलिया साउथ हेमिस्फीयर में है। ऑस्ट्रेलिया के मिड पार्ट से जो निकलती है लैंड, वो रेखा, वो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अर्थात मकर रेखा। मकर रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ट्रॉपिकल, इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं, और दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल, शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण, यानी कि ट्रॉपिकल, हिंदी में हो सकता है थोड़ा हो, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, 2 भागों में बांटती है। वैसे तो ट्रॉपिकल को उष्णकटिबंध कहते हैं और सब ट्रॉपिकल को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो 23.5 है ऑस्ट्रेलिया को बांटती है उष्ण कटिबंध में, और नीचे कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध को कहते हैं ट्रॉपिकल और शीतोष्ण को कहते हैं सब ट्रॉपिकल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इन सब पर। स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहां देखें तो यहां पर पूरा का पूरा यहां स्टूडेंट्स यहां पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा। क्या मिलता है? ग्रेट बैरियर रीफ। रीफ ये कहलाती है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ये लगभग 1600 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, जो समुद्र तट से थोड़ा सा दूरी पर पाई जाती है। जो कोरल रीफ समुद्र तट से थोड़ा दूर होती हैं उनको बैरियर रीफ कहा जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, 3 टाइप ऑफ कोरल रीफ्स का होता है स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए ये किस टाइप का है? बैरियर रीफ है, और इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि विश्व में सबसे लंबी है। 1600 किलोमीटर की लंबाई पर समुद्र में है, थोड़ा सा दूरी है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी दूरी पर जाकर है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी दूरी। क्वेश्चन ऐसा आता है, ये ऑस्ट्रेलिया के किस डायरेक्शन में पड़ती है? ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है स्टूडेंट्स। तो ऐसे भी आ सकता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पड़ती है? नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। या क्वेश्चन आ सकता है क्वींसलैंड स्टेट में पड़ती है। 2 तरह से देखिए लोकेशन, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया या क्वींसलैंड स्टेट में पड़ती है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स बनते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ मिलती है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा।
उससे नीचे चले जाएंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ मिलती है? समुद्र में। और इधर जो ओशिन है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के इधर जो ओशिन है, एक बार और बात को बताऊंगा, ये साउथ पैसिफिक है और इधर जो ओशिन है वो साउथ इंडियन है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में दक्षिणी प्रशांत सागर है, महासागर है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर है। क्वेश्चन फिर देखिए कितने बन सकते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ कैसी है? यहां पर बैरियर है, बैरियर स्ट्रक्चर टाइप ऑफ होता है कोरल का, तो ये बैरियर रीफ है। न्यू साउथ नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पाई जाती है, या ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में पाई जाती है, या स्टूडेंट यहीं पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा हूं, आगे नहीं बढ़ूंगा, भले ही चाहे मुझे वीडियो 2 क्लासेस में लेनी पड़े, यहां निपटाना नहीं होता है कि मैं भागम भाग एकदम तेज तेज बोलकर निपटा दूं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल बोलने में कुछ नहीं जाता है, कितना भी तेजी से बोल दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मुझसे ज्यादा बेटर आपके पास किताबों में है, आप आराम से याद करके देख सकते हैं, बट हमारा उद्देश्य है कि उसे कोरिलेट करना कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो यहां पर स्टूडेंट ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में 2 तरह से मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ से ही मैं पूरा कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। मिटा के एक बार बोलूंगा, ग्रेट बैरियर रीफ बच्चों कहां है? नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, तीसरी बार बोल रहा हूं। किस स्टेट में है? तो क्वींसलैंड स्टेट पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया का। किस ओशियन की तरफ है? तो ये साउथ पैसिफिक में पड़ेगी। कहां पर पड़ेगी? दक्षिणी प्रशांत सागर में। ऑस्ट्रेलिया के, एक भाषा में समझिए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ये तटीय प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जो कि राजनीतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के तटीय क्षेत्रों में है, और यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर पाया जाता है। तो मैं जहां तक सोच रहा हूं, अब यहां पर अगला और देखिएगा कि जो प्रवाल भित्तियां हैं ये मूंगे की चट्टान होती हैं, और इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है स्टूडेंट्स, और इनके लिए इनके निर्माण को 0 से लगभग एवरेज 25 डिग्री, दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री अक्षांशों तक इनका निर्माण होता है। तो आप देखेंगे ये लाइन जो है 23.5 निकली हुई है, कौन सी? मकर रेखा। इसका मतलब इसके अंदर है, क्योंकि मूंगे की चट्टान के निर्माण की आदर्श दशाओं में 0 से लगभग 25 डिग्री चाहिए यहां पर अक्षांश, एवं मूंगे की चट्टान के लिए लगभग 27 डिग्री 27% आपको सैलिनिटी समुद्र की लवणता चाहिए, और लगभग 25-27 तापमान। हमेशा ध्यान रखिएगा, मूंगे की चट्टानों के निर्माण पर 25 स्क्वायर कर लीजिएगा। एवरेज 0 से 25 डिग्री अक्षांश तक निर्माण होता है दोनों गोलार्धों में, लगभग 25 डिग्री तापमान चाहिए समुद्र का, और लगभग 25-27 है, वैसे एग्जैक्ट 27 डिग्री यहां पर चाहिए समुद्री लवणता। स्टूडेंट्स, इस किनारे पर मैं आपको बताऊंगा कि तापमान उच्च मिलता है और इस किनारे पर निम्न मिलता है। यहां पर तापमान 25, 26, 27 मिलता है, इसीलिए निर्माण होता है। इस किनारे पर नहीं बन सकती है, वो भी मैं कोरिलेट करूंगा लास्ट में बिल्कुल जलधारा से। तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय मैंने यहाँ पर लिया है, लेकिन इसे समझना पड़ता है। जो मूंगे की चट्टानें होती हैं इन्हें समुद्री वर्षा वन कहते हैं।
एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उसमें 2 ऑप्शनों में क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ा आयोग को। उसमें लिखा था कि 0 डिग्री, मतलब उसमें लिखा था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, 0 नहीं सॉरी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और दूसरा ऑप्शन था कि प्रवाल भित्तियों पर। स्टूडेंट्स इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रवाल भित्तियां पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही बनती हैं, क्योंकि जो उचित तापमान चाहिए लगभग 25-26 वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलेगा, कभी भी पोलर रीजन में नहीं मिलेगा। तो इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पर इस प्रवाल भित्ति को समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जाएंगे, ये क्वींसलैंड स्टेट था, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर एक पड़ती है बहुत लंबी मेनली जो पड़ती है यहाँ पर स्टेट है साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। ज़्यादातर ये सबसे ज़्यादा कैसे में पड़ती है, न्यू साउथ वेल्स में एक पर्वत चोटी है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, देखिए पर्वत तो अंदर पड़ेगा और जो मूंगे की चट्टान थी वो समुद्र में पड़ी थी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कुस्को है, KOSCUSKO। तो यहां पर देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी को मैं डेल्टा में बना दूं, यहां पड़ती है, और जो है COSCUSKO, कॉसिस्को, अर्थात ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कॉसिस्को है। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। स्टूडेंट यूं करके होती है और इस पर बर्फ जमा रहती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए तापमान भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, शीतोष्ण कटिबंध में आ गए, यहाँ से हम किस में आ गए, सब ट्रॉपिकल। तो टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या होता चला जाएगा, लो होता जाएगा, और ऊंचाई पर भी टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो इसके ऊपर ग्लेशियर भी बन जाते हैं, बर्फ भी जमा हो जाती है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी लैंड मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर लगभग माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी लैंड, ये किनारा जो कोस्टल रीजन है, ये केप यॉर्क टू तस्मानिया। स्टूडेंट ध्यान दीजिए मेरे हाथों को, केप यॉर्क टू तस्मानिया उच्च भूमि है, हाई लैंड है। कैसी है, उच्च भूमि है। केप यॉर्क टू तस्मानिया पूरी की पूरी, अगर हम इसको बात करें तो ये पूरी की पूरी भूमि कैसी है, उच्च भूमि है, हाईलैंड है। उच्च का मतलब होता है यहां पर ऊंचाई ज्यादा। ओके, बोर्ड को मैंने हमेशा कहा है अपनी मैपिंग में गिरा के देखिए। उसके बाद ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये कौन सी है, कारपेंट्रिया की खाड़ी। और ये पूरा रीजन पूरा का पूरा ये कौन सा है, ये आपको पड़ता है क्वींसलैंड, पूरा का पूरा क्वींसलैंड प्लस ये न्यू साउथ वेल्स है और ये विक्टोरिया स्टेट। इन सब में लगभग ये क्षेत्र, स्टूडेंट्स मैं आपको ये बना देता हूं कि लगभग ये क्षेत्र जो है वो नीचा होता चला आया है, इसे कहते हैं। और ये यहाँ पर एक मिलेगी आपको लेक आयर, यहाँ पर कौन सी मिलेगी, लेक आयर। इस आयर रीजन में इसकी जो गहराई है कहते हैं और ज़्यादा बढ़ गई है। ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कहा जाता है कि कभी ये समुद्र के अंदर डूबी हुई थी। अर्थात लेक आयर रीजन का जो क्षेत्र है, विशेष तौर से ये क्षेत्र, ये समुद्र से नीचा था। नीचा ये भी है क्योंकि सबसे उच्च भूमि ये है, उसके बाद ये सब समुद्र तल से नीचे होता आया है। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, लेक आयर रीजन है। उसके बाद देखिएगा
इसी सब क्षेत्र में यहां ये स्टेट में बना देता हूं फिर से, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। उच्च भूमि है ही ये लेक आयर रीजन है, लेक E/ER है, आयर रीजन है। ये निम्न भूमि है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको न्यू साउथ वेल्स में, ये स्टेट कौन सा है? न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पर आपको 2 रिवर मिलेंगी, मर्रे और डार्लिंग। इसमें कौन सी रिवर मिलेंगी? मर्रे, यूँ करके गिरती है, यहाँ ऐसे आती है, ये है मर्रे, MURRA मर्रे, और इसकी सहायक नदी है डार्लिंग। कौन सी है? डार्लिंग। मर्रे और डार्लिंग नदियाँ जो कि बेसन मिलता है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्टेट में। मर्रे डार्लिंग रिवर बेसन बहुत फर्टाइल है और इस फर्टिलिटी के कारण इस भूमि को रबेरिना कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रबेरिना बोलते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है, वीट होता है बहुत ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा, इसे रबेरिना भूमि कहते हैं। मर्रे डार्लिंग रिवर बेसन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है। और यहाँ पर देखिए एक और इसकी खासियत है कि यहाँ पर ड्रिल करके कुएं बनाए जाते हैं और इसे इस क्षेत्र में पूरा, यहाँ सब में, इस जगह देखिएगा, इन जगह पर, इसी रीजन में, और यहाँ उत्सुत कूप बनते हैं, अर्थात कुओं में से पानी ऑटोमेटिक बिना किसी सहायक डिवाइस के, मोटरों के, बिना किसी के ऑटोमेटिक पानी निकलता है। इसे कहते हैं आर्टिजन वेल। इसे क्या कहते हैं? आर्टिजन वेल, उत्सुत कूप। और इसीलिए इस क्षेत्र को स्टूडेंट्स, इस पूरे क्षेत्र को ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो इसे ध्यान रखिएगा। मर्रे डार्लिंग रिवर क्षेत्र में, एक बार मैं भाषा में भी इसलिए बोल देता हूं, मर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन पाया जाता है न्यू साउथ वेल्स में, जिसमें बहुत गेहूं होता है। और यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स प्लस क्वींसलैंड दोनों में। और इस आर्टिजन बेसिन का जो होता है क्वालिटी, वो होता है कि कुओं से पानी ऑटोमेटिक निकलता है। तो हमारे इस हिस्से को आप समझ चुके होंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पूरे, इम्पॉर्टेंट है ये पूरा लाइन, क्योंकि सारा का सारा ज्योग्राफी कहाँ भरा हुआ है? यहीं पर भरा हुआ है। तो आप सेक्शन वाइज देखा करिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे, इस जगह। यहाँ बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ डिजर्ट के आते हैं। ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, ये ड्राई लैंड है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक पठार है, प्लेट्यू है, और इस पठारी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर संसाधन बहुत मिलते हैं, मिनरल्स, सोना, तांबा, इस टाइप की चीज़ें। और इसीलिए यहाँ पर जो गोल्ड माइंस हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, उनका नाम है कालगूरली और कूलगार्डी। कौन सी हैं? कालगूरली और कूलगार्डी। KALGORLIA, कारगुरली और कूलगार्डी यहाँ पर सोने की खान है स्टूडेंट्स। रिच फॉर मिनरल है, लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। क्यों वर्षा नहीं होती है वो मैं एक लाइन में बना के दिखाऊंगा कि वर्षा यहाँ क्यों नहीं होती है, यहाँ पर होती है। इसे भी ध्यान रखना है हमें। यहाँ बारिश होती है
और यहाँ पर नहीं होती है। इस बहुत जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ये बहुत बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, ये बहुत बड़ा स्टेट है, आपको मैप में तब भी छोटा लग रहा है। और ये पूरा का पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और ये है नॉर्थ टेरिटरी, ये दो स्टेट बहुत ज़्यादा, इवन साउथ ऑस्ट्रेलिया का भी उत्तरी भाग, ये पूरा का पूरा जोन है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ वर्षा नहीं होती है, यहाँ भी बारिश नहीं होती है और यहाँ भी बारिश, इस क्षेत्र में बड़े क्षेत्र में वर्षा नहीं होती स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है? प्यासी भूमि का देश। ये क्षेत्र वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, संसाधन अधिक होते हैं, यहाँ पर कालगुरली, कूलगार्डी जैसी माइंस हैं जिससे सोना निकाला जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, बारिश क्यों नहीं होती वो अलग से एक लाइन में हम बताएंगे, क्योंकि उसमें हम लोग को जोड़ना होगा ट्रेड विंड एंड वेस्टर्ली विंड जैसे क्वेश्चन आते हैं, और साथ में हमें थोड़ा सा जोड़ना होगा समुद्री जलधाराओं के लिए, तो 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 23.5 थी, आपको पहले ही बता चुका हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे ऊपर वहाँ भी लिख चुका हूँ मैं उष्ण कटिबंध है, और इससे नीचे कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। ये बड़े बड़े साउथ जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर घास के मैदान मिलते हैं, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है वो कहलाता है सवाना घास का मैदान। कौन सा होता है स्टूडेंट? सवाना घास का मैदान। ये 23.5 है। और इससे नीचे यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में नीचे जो घास का मैदान है वो कहलाता है डाउन्स। कौन सा कहलाता है? डाउन्स। तो 2 घास के मैदान हैं जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हैं, उष्ण कटिबंध अर्थात ट्रॉपिकल रीजन में सवाना ग्रासलैंड है, और सब ट्रॉपिकल रीजन में डाउन्स ग्रासलैंड है, जो कि दोनों पड़ते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट में। स्टूडेंट तो घास के मैदान भी आप समझ गए हों। कुछ डिजर्ट हैं, उसके बाद हम लोग बस आगे बढ़ जाएंगे। कुछ डिजर्ट हैं और बस आपका 5-7 मिनट और लिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कुछ डिजर्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये लगातार हम लोग बाउंड्री स्टेट की बना ही लेते हैं जिससे कि आप लोगों को दिखता रहे, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पर घास के मैदान हैं, आपको अभी करा दिया। कौन कौन से? सवाना और डाउन्स। अब देखते हैं यहाँ पर डिजर्ट हैं। डिजर्ट हैं यहाँ पर ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट ये पड़ता है। उससे नीचे गिब्सन डिजर्ट। कौन सा पड़ता है? गिब्सन, सारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन डिजर्ट। उसके नीचे आपको पड़ेगा विक्टोरियन डिजर्ट। विक्टोरियन अर्थात वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ टू साउथ ग्रेट सैंडी, गिब्सन एंड विक्टोरियन डिजर्ट मिलते हैं। एक स्टूडेंट यहाँ पर ये नॉर्थ टेरिटरी है स्टेट यहाँ पर, और ये कौन सा है? क्वींसलैंड। यहाँ पर एक फेमस डिजर्ट मिलता है सिम्पसन। कौन सा मिलता है? सिम्पसन। तो कुछ डिजर्ट आते हैं, विश्व के कई डिजर्ट आते हैं, उन्हें मिलाने को आता है। यहाँ पर सिम्पसन डिजर्ट मिलता है जो कि नॉर्थ टेरिटरी स्टेट प्लस थोड़ा सा क्वींसलैंड में फैला है, बाकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्टेट में फैला हुआ है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट एंड विक्टोरियन डिजर्ट। स्टूडेंट इन 4 डिजर्ट को ध्यान दीजिए, खास तौर से गिब्सन और सिम्पसन को ध्यान दीजिए, एक दूसरे के सामने हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ट्रिक से कुछ नहीं होता है, 1 2 4 6 तो ट्रिक अच्छी लगती हैं, लेकिन पता लगा हम इतनी ट्रिक तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि ट्रिक ही ट्रिक बताते रहते हैं, पता लगा एंड में ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक याद करनी पड़ रही है। तो कंपटीशन के सिलेबस को आप विजुअलाइज कीजिए, बाकी आपकी अपना विचार हो सकता है, स्वयं का विचार हो सकता है, ट्रिक को सीमित रखिएगा। ट्रिक किसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए काम आ सकती हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आप विजुअलाइज करके कंपटीशन को निकाल ले जाएंगे। अब ये आपको निर्णय लेना है कि आपको केवल फैक्चुअल याद करना है या कॉन्सेप्चुअल याद करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, इसे मैं सब अंदर से मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे आपको 2-4 मिनट समझाना है
और वो समझाना है कि इधर बारिश क्यों होती है और इधर बारिश क्यों नहीं होती है। यहाँ पर जहाँ बारिश नहीं होती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था सवाना, नीचे डाउन्स। डाउन्स ये सब पठारी क्षेत्र है। डाउन्स क्षेत्र में यहाँ पर इस जगह पर यूकलिप्टिस होता है, यानी कि यूकलिप्टिस का जो मूल पौधा है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में भी और अंदर जाए तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, और इसको यूकलिप्टिस को खाता है। यहाँ पर एक जीव होता है वो है कोआला। यहाँ पर क्या है? कोआला है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र को कहा जाता है पार्कलैंड, PARKLAND। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के यूकलिप्टिस क्षेत्र को या दक्षिणी क्षेत्र को, इस पठारी को क्या कहा जाता है? पार्कलैंड। ध्यान रखिएगा। और यहां पर यूकलिप्टिस होता है जिसको खाता है कोआला। कई बार मैं बता चुका हूं। तो खैर अब इसको मैं मिटाता हूं स्टूडेंट्स, इन सबको अंदर बाउंड्री को मिटा देता हूं, क्योंकि आपको बेसिक सब पता लग गया है। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को बैक जाके प्लीज़ आपसे बस यही कहूँगा कि इसको क्लास की तरह लें। कोई ऐसा नहीं कि बहुत भूमिकाएं बनाने की बात है। आप अपना मैप खोल कर बैठिए, सहारा लीजिए, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, प्ले पाउस करते हुए आगे बढ़िएगा, लेकिन पूरे क्लास को करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा मैं सभी मिटा देता हूँ यहाँ, जिससे आपको क्लियर साफ दिखे। अब क्लियर हो जाएगा आपको। देखिएगा ये जो बाउंड्री है ये 23.5 साउथर्न हेमिस्फीयर है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहेंगे। पहले ही बता चुका हूं कि इसके ऊपर ट्रॉपिकल रीजन, अभी हिंदी में बोला था, बार बार नहीं बोलूँगा, ट्रॉपिकल रीजन है, और यहाँ पर क्या है? सब ट्रॉपिकल। देखिएगा लगभग 23.5 से 35, जिसे हम लोग कहें कि लगभग 30 एवरेज कर ले। बाकी बेल्ट शिफ्ट होता है तब प्रभाव होता है। यहाँ तक लगभग, इसे हम लोग कह देते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे पास 30 डिग्री, यही ओरिजिनल है। यहाँ तक आप देखेंगे तो ये पड़ता है ये पड़ेगा आपको ट्रेड विंड रीजन में। दोनों किनारे किनारे पे बनाऊंगा, यहाँ भी लास्ट में किनारे पे बना देता हूँ, जैसा मैं अपने पिछले क्लासेस में। यहाँ तक जाएंगे हम लोग 30 डिग्री तक। यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस पूरे रीजन में यहाँ ये वाला बेल्ट ध्यान दीजिएगा, और यहाँ ये सारी व्यापारिक पवनें हैं। कैसी हैं? व्यापारिक पवनें हमेशा समुद्र से किसकी ओर चल रही हैं? कॉन्टिनेंट की ओर। दूसरा चीज तो ये अपने साथ में क्या करेंगी? ह्यूमिडिटी लेकर आती हैं, और यहां आकर लैंड पर ये बारिश करा देती हैं। इसका एक रीजन और भी है कि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा क्यों रहता है, क्योंकि जितना ताप ज़्यादा होगा उतना ही आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो उसका सबसे बड़ा एक कारण होता है, यहाँ जब आप जो पढ़ेंगे जलधाराएं, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिएगा, इसे मैं रेड पेन से भी बना देता हूँ, कोरिलेट कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको भी साथ साथ थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे आ रहे हैं, वो फैक्चुअल नहीं कि ग्रेड डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, उसकी चोटी कहाँ है। अच्छी कंपटीशन के लिए आपको अच्छा करना होगा। ये है, इसे कहा जाता है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है, और ये जो जलधारा है, ये जलधारा है जो, इसको मैं अंदर लिख देता हूं या बाहर ही लिख दूं, इस जलधारा को कहते हैं
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा। कैसी है ये? गर्म। एक तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, पवने की डायरेक्शन कहाँ है? समुद्र से तटों की ओर। दूसरी बात, ऑटोमेटिक ट्रॉपिकल रीजन में इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा इस समुद्र का। मैंने आपको अभी कोरल रीफ में बताया था कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तो ये कारण ये है। दूसरा ये है कि दक्षिणी प्रशांत सागर की ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में जलधारा टकराती है और वो जलधारा कहलाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट, गर्म जलधारा, जो इन क्षेत्रों में तापमान को और उच्च कर देती है और उच्च तापमान से व्यापारिक पवनें आर्द्रता को ग्रहण कर इस महाद्वीप पर वर्षा कराती हैं और वर्षा पूर्वी क्षेत्रों में होती है। और इन्हीं वर्षा के कारण कॉर्सिस्को चोटी पर ग्लेशियर का निर्माण होता है और यहीं पर जो मर्रे और डार्लिंग रिवर बेसन के लिए यहाँ पर पानी मिलता है और ये क्षेत्र फर्टाइल होता है फॉर एग्रीकल्चर लैंड, फॉर व्हीट, गेहूं के लिए। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप साथ रहेंगे तो आपको ये एकदम से और ज़्यादा सही लगेगा। अभी मैं आपको थोड़ा वर्षा से भी, यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग को मैं दिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ये ग्रीन पेन चला देता हूँ ठंडी को, ये है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा थी। और ये जलधारा कैसी है? ये जलधारा है दक्षिणी हिंद महासागर की, इंडियन ओशन की। और ये महासागर की धारा कैसी है बच्चों? ठंडी। और ठंडी जलधारा जब इन तटों से टकराती है तो देखिए यहाँ तो वैसे ही जो डायरेक्शन है विंड का वो बाहर को है, तो इन क्षेत्रों में अंदर वैसे ही नहीं जाएगा। दूसरी बात है यहाँ ठंडक रहती है तो तटीय क्षेत्रों में बारिश नहीं होती। ये वर्षा रहित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। आपको मैं रिजल्ट बता चुका था, यहाँ वर्षा नहीं होती है। अब बात आती है कि पछुआ पवनों की। अब जैसे इससे 30 से नीचे पवनें पड़ेंगी, कौन सी? पछुआ। वास्तविक रूप में ये पछुआ पवनें यहाँ वर्षा करा सकती थी क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है? ओशियन टू कॉन्टिनेंट। बट दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी जलधारा यहाँ पर ताप को निम्न कर देती है और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम कर देती है, जिसके कारण यहाँ भी वर्षा नहीं होती है। अर्थात ध्यान रखिए, डायरेक्शन अपोजिट, पर यहाँ पर तापमान कम होने के कारण वेस्टर्ली, देखो वेस्टर्ली वैसे ही उच्च अक्षांशों में चलती हैं। दूसरा क्या है? हिंद महासागर की, दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी जलधारा जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा कहलाती है। यहाँ कितने कारण बनते हैं? उच्च अक्षांश प्लस ठंडी जलधारा। ये पछुआ पवनों की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देती है और यहाँ पर बारिश नहीं होती है। यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए बारिश नहीं होती है। और ये बड़ी भूमि, ध्यान दीजिए, मैं अब हौच पौच काफी हो गया, ये बड़ी भूमि वर्षा रहित कहलाती है, हो जाती है। और यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ, इसीलिए प्यासी भूमि का देश कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है? देखिए ये पछुआ यहाँ पड़ेगी, अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर बारिश वैसे ही नहीं होगी। तो यहाँ तक बारिश होती है, ध्यान दीजिएगा, इस सब जोन में बारिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इस जगह यहाँ तक बारिश होती है। ओके, यहाँ पर बारिश, रेनफॉल नहीं होती है। जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। कुछ मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जो यूकलिप्टस क्षेत्र है वो पार्कलैंड कहलाता है। पार्क, PARK, पार्कलैंड। यहाँ बहुत सारे, जैसे कंगारू होता है, यहाँ पर बेल्ला भी होता है एक जीव, कंगारू, बेल्ला भी, ये जीव होते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इन जंगलों में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आग लगने की दर बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य
दक्षिणायन होता है तो ताप की दर बहुत बढ़ जाती है। प्यासी भूमि है, घर्षण होता है जंगलों में और आग लग जाती है, जैसा कि अभी बड़ी त्रासदी हुई थी इस एरिया में। और यहाँ पर और सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ एमू एक जीव पाया जाता है, उसके पंख नहीं होते हैं, है पक्षी बट पंख नहीं होते हैं, पैरों से चलता है। एक प्लेटिपस होता है, विचित्र टाइप का होता है, और एक होता है यहाँ पर प्लेटिपस होता है, एमू होता है, एक होता है कोकाबर्रा जिसको कहते हैं लाफिंग जैकास, हंसता है, नकलची होता है। यहाँ पर मरीनो भेड़ पाई जाती हैं, यहाँ पर मरीनो भेड़ पाई जाती हैं स्टूडेंट्स, जिनसे ऊन में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा स्थान है। तो यहाँ पर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बस विंड डायरेक्शन को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे आपको साउथ न्यूजीलैंड, और साथ साथ आपको मिलेंगे हम एक ही वीडियो में मैं कराऊंगा, और वो कराऊंगा मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए। थैंक यू, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए स्टूडेंट्स।